अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग मीक्स एंड मीक्स की बुक के कुछ चैप्टर्स में हेल्प करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको हेल्पफुल लग सकें अपने कोर्स में। हम चैप्टर 2 से देखेंगे जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम यहाँ पर इसकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के साथ जो मिलकर बनती है। ये हमारे पास अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन है और यूजुअली अकाउंटिंग सारी की सारी इसी इक्वेशन पे बेस्ड बनाई जाती है या रहती है। उसमें हमारे पास एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर बिजनेस अपना प्रॉफिट हासिल कर सकता है, जिनको यूज़ करके। लाइबिलिटीज़ हमारे पास उन चीज़ों को कहते हैं जो ऑब्लिगेशंस या हमारे पास डेट्स या वो तमाम चीज़ें जिन्हें हमें फुलफिल कर रिपे करना होता है, बोरोइंग्स हैं या वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम अपने फ्यूचर में रिपे कर रहे होते हैं। और ओनर्स इक्विटी वो चीज़ें होती हैं जो अपना बिजनेस अपना स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करता है। हम एक एग्जांपल से देखते हैं जिसमें एक बंदे ने अपना मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। इसमें उसने अपनी फुल इन्वेस्टमेंट के लिए 8 लाख या 8 लाख से बिजनेस शुरू किया है। अब इस 8 लाख को वो किस किस तरह से इस्तेमाल करता है और कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ और किस तरह से अपने बिजनेस की मुख्तलिफ चीज़ें पर खरीदता है या परचेज करता है, वो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। हमारे पास सबसे पहली ट्रांजेक्शन में जब मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया 8 लाख से, तो हमारे पास इनिशियली पहले कुछ भी नहीं, शुरुआत में कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपना कैश से इन्वेस्टमेंट की तो उसके पास सेम टू सेम ये इक्वल अमाउंट आ जाएगी कैपिटल में, यानी कि जितना कैपिटल उसके पास होगा उतना ही उसके पास कैश भी मौजूद है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारे पास 8 लाख मौजूद थे जिसमें उसने उसने मुझसे बिल्डिंग खरीद ली 3 लाख की। जब वो बिल्डिंग खरीदेगा तो 8 लाख में के अमाउंट से हमारे पास माइनस हो जाएगी 3 लाख और उसकी में बिल्डिंग में लग जाएंगे। हमारे पास एक नया एसेट आ गया बिल्डिंग का, जिसे हम अपने पास बिल्डिंग के हेडिंग के साथ यूज़ करेंगे। ओनर्स इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी हमारे पास 5 लाख बच जाएगा और 3 लाख हमारे पास की बिल्डिंग थी, यानी 5 + 3 हमारे पास 8 लाख बराबर आ जाएगा। हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में एसेट्स की साइड हमेशा लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की साइड के साथ बराबर रहेगी। हमारे पास 5 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से इसने 50 लाख का फर्नीचर खरीद लिया। बिल्डिंग में हमारे पास कोई चेंज नहीं रहा और हमारे पास ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 5 लाख माइनस 50,000 हमारे पास 4,50,000 हो जाएगा। बिल्डिंग के हमारे पास कोई चेंज नहीं रहा और इसी तरह से फर्नीचर हमारे पास 50,000 का था या 50,000 का था। लाइबिलिटीज़ हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं है और ओनर्स इक्विटी हमारे पास 8 लाख एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगली ट्रांजेक्शन्स में उसने गुड्स परचेज किए हैं 2 लाख के और ये उसने गुड्स अपने कैश पे परचेज किए हैं। तो हमारे पास उस 4,50,000 के अमाउंट में से 2 लाख के गुड्स आ जाएंगे। बिल्डिंग में हमारे पास 3 लाख की बिल्डिंग थी, फर्नीचर हमारे पास 50,000 का था और गुड्स हमारे पास 2 लाख की हैं। ओनर्स इक्विटी में और कैपिटल में हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। जब हमने 4,50,000 में से 2 लाख माइनस करिए तो हमारे पास 2,50,000 अमाउंट रिमेनिंग रही। बिल्डिंग एंड फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया और गुड्स में हमारे पास 2 लाख का एज इट इज़ मौजूद है और ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में उसने गुड्स को सेल किया है। ओरिजिनल इन गुड्स की प्राइस हमारे पास 50,000 थी, जिसको उसने 70,000 में सेल किया, यानी गुड्स की ओरिजिनल कीमत कम थी जिसने उसे ज़्यादा में बेचा, यानी प्रॉफिट में बेचा है। जितने के अमाउंट्स के हमारे पास गुड्स होंगी हम उस उतने की यानी 50,000 हम अपने गुड्स में से माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट जितने में हमने बेची होगी 70,000 में, हम उसमें 70,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। अब 50 और 70 के बीच में जो गैप है वो हमारे पास, या जो डिफरेंस है वो हमारे पास प्रॉफिट कहलाया जाएगा। हम उसको ओनर्स इक्विटी में या रिटेन अर्निंग के हेडिंग के साथ ऐड कर देंगे। जब हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे कैश में तो अब हमारे पास 3,20,000 टोटल कैश आ जाएगा। बिल्डिंग और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा और गुड्स में से 50,000 माइनस होने के बाद 1,50,000 की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी।
और इसी तरह से ओनर्स इक्विटी में भी पहले जो 8 लाख थे, अब हमारे पास 8,20,000 अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पर अब हमने अगली ट्रांजेक्शन में उसने मज़ीद मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए हैं जो कि उसने क्रेडिट पे किए हैं, यानी कर्जे पे या उधार पे किए हैं। तो हमारे पास कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं रहेगा, इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम वैसी ही रहेंगी। गुड्स में हमारे पास 40,000 की अमाउंट ऐड हो जाएगी और क्रेडिट यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर या हमारा जिसे हमने पैसे देने हैं वो हमारे पास उसका एडिशन हो जाएगा 40,000 के अमाउंट में, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। फाइनली हमारे पास कैश की वैल्यू है 3,20,000, बिल्डिंग हमारे पास 3 लाख, फर्नीचर 50,000 और गुड्स हमारे पास 1,90,000 की गुड्स हमारे पास मौजूद है और हमारा क्रेडिटर 40,000 के साथ हमारे पास है, यानी हमें इसे जल्द ही में अगले कुछ दिनों में हमें से 40,000 हमें वापस देने हैं। नेक्स्ट, अब हमने चीज़ें उधार पे बेची हैं, पहले हमने खरीदी थी, अब हमने बेची हैं। हमारे पास कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश उतना ही रहा, बिल्डिंग भी, फर्नीचर भी, और गुड्स में हमारे पास 30,000 के गुड्स कम हो जाएंगे, यानी ओरिजिनल इनकी वैल्यू 30,000 थी और जिसे हमने बेचा था 60,000 में। तो जब हम इनकी माइनस करेंगे, गुड्स में से 30,000 माइनस कर देंगे, डेटर्स में यानी जैसे हमने उधार पे बेचा है उसे हम 60,000 करेंगे, क्रेडिटर भी एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है, ओनर्स इक्विटी में हमारे पास डिफरेंस की अमाउंट ऐड हो जाएगी क्या एज अ प्रॉफिट हमारे पास। तो अब हमारे पास गुड्स जितने बच रहे हैं वो हमारे पास 1,60,000 के गुड्स बच रहे हैं, डेटर हमारे पास 60,000 का है और हमारे पास क्रेडिटर भी उतना ही रहा और हमारे पास फाइनल ओनर्स या कैपिटल की वैल्यू हमारे पास 8,50,000 आ जाएगी। ना अब अगली ट्रांजेक्शन में हमने 40,000 पे कर दिए जो हमारे पास क्रेडिटर था, तो हमारे कैश के अमाउंट में से 40,000 माइनस हो जाएगा, बिल्डिंग, फर्नीचर और गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा और डेटर में भी, और हमारे पास क्रेडिटर की अमाउंट ख़त्म हो जाएगी और डेटर एज इट इज़ हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। अब हमारे पास क्रेडिटर कोई भी नहीं है और कैपिटल की अमाउंट हमारे पास 8,50,000। अगर आप यहाँ इसको ऐड करके देखें तो एसेट वाली साइड भी इक्वल रहेगी ओनर्स इक्विटी के। अब हमने कैश रिसीव किया है अपने डेटर से, यानी 40,000 हमने उससे हमें पेमेंट कर दी है, कैश में हमारे पास 40,000 ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा और 60,000 में जो डेटर की अमाउंट रहती थी उसमें से 40,000 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास अब रिमेनिंग फाइनल आंसर आ जाएगा। कैश में 3,20,000 हमारा कैश होगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा और डेटर में अभी हमारे पास 20,000 की अमाउंट रहती है और ओनर्स इक्विटी हमारे पास 8,50,000 आ जाएगा। अब हमारे कुछ गुड्स फायर से जल गए हैं या लॉस हमें टोटल लॉस हुआ है, उसमें हमारे पास कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा और गुड्स में से हमारे 1,60,000 में से 35,000 माइनस हो जाएंगे, डेटर की अमाउंट एज इट इज रहेगी और इस टाइम पे हम अपने कैपिटल में से ये अमाउंट माइनस 8,50,000 में से माइनस कर देंगे 35,000 की। यही अगर किसी भी और हमारे एसेट्स में से नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, तो हम उसको उसी अमाउंट में से उतना ही लॉस के अमाउंट माइनस कर देंगे और वही इक्वली अमाउंट हमारे पास कैपिटल में से भी वही अमाउंट माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास हमने इनको एक्सपेंसेस और किए हैं हमें, जिसमें यानी हमें सैलरीज पे की हैं और हमने रेंट पे किया है, तो अब वो हमारे पास 10,000 है, हम उस 10,000 को अपने कैश में से माइनस करेंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स और डेटर में कोई चेंज नहीं रहेगा, कैपिटल के अमाउंट में से हमारे पास ये 10,000 माइनस हो जाएगा, सो फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 लाख। कैश हमारे पास 3,10,000 कैश बचेगा, बिल्डिंग 3 लाख रहेगी, फर्नीचर हमारे पास 50,000, गुड्स हमारे पास 1,25,000 और डेटर 2,000, लाइबिलिटीज कोई नहीं और फाइनल हमारे पास कैपिटल में 8,05,000 रहेगा। अब अगर आप इन दोनों साइड को हम मैच करके इक्वल्स टू देखें तो ये दोनों साइड हमारी 8,05,000 ही बच आ रही होंगी। ये तो अब बेसिक तरीके का था जो हमने देख लिया। अब मिग्स एंड मिग्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर 2 है, जहाँ इस फाइनेंशियल इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है, हम उसको देखते हैं। यहाँ इस चैप्टर में उन्होंने बैलेंस शीट के फॉर्मूले से देखा है। बैलेंस शीट के फॉर्मूले में हम सबसे पहले
बनाते हुए जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसमें कंपनी नेम सबसे पहले आता है। बैलेंस, उसके बाद हम बैलेंस शीट जो हम बना रहे होते हैं टेबल, हम उसका नाम लिखते हैं। फिर हम उसकी डेट लिखते हैं, जिस डेट को बना रहे हैं हमने बैलेंस शीट अपनी। एसेट्स, और फिर हमारे पास लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की साइड आ जाएगी। ये बेसिक फॉर्मूला, यानी यहाँ पर हम सारे के सारे अपने एसेट्स लिख रहे होते हैं। जो जो चेंजेस हमारे एसेट साइड पे आएंगे उनको हम सारे के यहाँ लिखेंगे, और जो चेंजेस हमारे लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी में शामिल होंगे उनको हम इस साइड पर लिखेंगे। यानी अपने हम लाइबिलिटीज और इक्विटी की साइड पर लिखते जाएंगे। यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ एसेट्स है, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज है, और फिर देन ओनर्स इक्विटी, और फिर बैलेंस हमारे पास दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, यानी दिस साइड मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू दिस साइड। ये एक हमारे बस बुक में दी गई एग्जांपल है जिसे हमने सॉल्व करके देखेंगे कि ये सारी ट्रांजैक्शंस को जब हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले उसने कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है हमारे पास, जिसमें उसने अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल स्टॉक इशू किए हैं 8000 शेयर्स के, जिसमें हर शेयर की वैल्यू हमारे पास $10 थी। तो टोटल हमारे पास जितना ये कैपिटल शेयर आएगा वो 80,000 रहेगा। ये हमारे पास उसका इक्वेशन है, यानी कि हमने सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लिया, ओवरनाइट ऑटो सर्विस, बैलेंस शीट, और फिर ये 20 जनवरी को दी गई थी बनाई गई इक्वेशन है, तो उस वो हमने डेट लिख ली। हमारे पास कैश $80,000 हमारे पास कैश है, और जो कैपिटल स्टॉक हम उसने इशू किया था वो 80,000 है। तो हमारे पास ये दोनों साइड एसेट्स और लाइबिलिटी की साइड इक्वल है। नेक्स्ट अब उसने अपनी परचेज ऑफ एसेट किया है ऑन बेसिस ऑफ कैश में, यानी सब कैश में से उसने अमाउंट $52,000 की उसने अपने पास परचेजेस की है, लैंड परचेज की है। तो उसने 50, जब हमने लैंड लिखेंगे तो हमारे पास इस कैश में से 28,000 रिमेनिंग बचेगा, यानी हम ओरिजिनल $80,000 में से $52,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग कैश 28,000 कैश आ जाएगा। टोटल हमारे पास इसके 52 प्लस 28 हमारे पास $80,000 वापस आ जाता है इक्वली। और तो कैपिटल स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज अपनी जगह रिमेनिंग रहेगा। टोटल हमारे पास $80,000 दोनों साइड इक्वल। इस अब थर्ड इक्वेशन में उसने दो हिस्सों में चीज़ें एसेट परचेज की हैं, यानी जो उसने बिल्डिंग परचेज की है वो कुछ पोर्शन उसने कैश पे पेमेंट की है, कुछ पोर्शन उसने नोट पेएबल में पेमेंट की गई है। तो हमारे पास कैश में जितनी पेमेंट की थी यानी $6,000 आपके पास कैश में से हम माइनस कर देंगे, और हमारे पास लैंड एज इट इज़ थी, बिल्डिंग की हमने $36,000 की बिल्डिंग परचेज की। जो पोर्शन हमारे कैश में से था वो हम कैश में से माइनस कर देंगे, और हमारे पास अदर एक लाइबिलिटी आ जाएगी नोट पेएबल, बाकी रिमेनिंग 30,000 के अमाउंट के साथ। और यहाँ का हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,10,000, और यहाँ कैपिटल हमारे पास उतना 80,000 रहेगा। 80 प्लस 30 हमारे 1,10,000 हमारे पास दोनों साइड फिर इक्वल आ जाती हैं। अब उसने ऑन अकाउंट पे कुछ अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज की हैं जिनकी अमाउंट $13,800 आती हैं। ये हमारे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का एडिशन आ जाएगा। और ये जो ऑन अकाउंट परचेज किए थे यानी नोट पे अकाउंट पेएबल के फॉर्मेट में परचेज किए थे, तो यहाँ हमारे पास नोट पेएबल के साथ एक नया पेएबल की अमाउंट आ जाएगी जो है अकाउंट्स पेएबल पर। दोनों साइड हमारी इक्वल रहेंगी, यानी हमारे पास टोटल $1,23,800 लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी दोनों साइड इक्वली, हम हर बार हमारी दोनों साइड इक्वल रहती हैं। कुछ चीज़ें पर सेल आउट की हैं अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में से जो आपकी $1,300 के ऊपर थी और जो ड्यू है विद इन 45 डेज। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 1800 के, और टूल्स एंड इक्विपमेंट में से 1800 की चीज़ माइनस हो जाएगी, और दोनों साइड स्टिल हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। तो यानी एसेट साइड और लाइबिलिटी वाली साइड दोनों साइड इक्वल रहेंगी है हमारे पास। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों के पे हमारा सम $1,23,800 दोनों की साइड पे यही रहा। अब जो उसने चीज़ें पिछले अपनी सेल आउट की थी वहाँ से उसने उनकी अमाउंट रिसीव कर ली है, तो हमारे पास कैश में से वो $600 ऐड हो जाएंगे जो उसने $600 हमें पे किए हैं, और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल $600 के साथ कम हो जाएगा, और टोटल हमारे पास स्टिल दोनों के साइड का अभी भी टोटल दोनों का बराबर है, कोई चेंज ओनर्स इक्विटी और कैपिटल स्टॉक में नहीं आएगा। अगला हमारे पास हमने उनकी पार्शियल पेमेंट कर दी है
जो हमारे पास नो अकाउंट पेएबल थी उनकी पार्शियल पेमेंट की, तो हमारे पास कैश में से $6,800 माइनस हो जाएंगे और अकाउंट पेएबल में की अमाउंट में से जब हमने पार्शियल पेमेंट की तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग $700 बच रहा है और किसी ना से कैश में $15,800 कैश में रिमेनिंग है। अब हमारे पास टोटल जो चेंजेस के बाद आ गया फाइनली वो 1,17,000 दोनों साइड का डॉलर इक्वल रही, दोनों साइड की अमाउंट। अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट आया है जो हमने सर्विसेज पे की थी हमारे ऑटो की सर्विसेज के साथ, वो पे करने के बाद हमारे पास कैश में में इजाफा हो जाएगा $2,200 का, और हमारे पास रिटेन अर्निंग की फॉर्म की हेडिंग के साथ एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा इन रिटेन अर्निंग के साथ, जिसमें हमने $2,200 ऐड हो जाएंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट में स्टिल दोनों की साइड की इक्वल रहेंगी। अब हमने यहाँ कुछ अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो अब 1400 हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस थे, जिसमें से 200 यूटिलिटी बिल्स के और 1200 हमारे वेजेस के थे। तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स ऑल हमारे पास फाइनली कैश की वैल्यू $16,600 है और रिटेन अर्निंग में से हमें 1400 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग रिटेन अर्निंग बच रहा है वो हमारे पास 800 है। और अब हमारे पास लास्टली टोटल 1,17,800 हमारे पास एसेट साइड है जो इक्वल है हमारे पास लाइबिलिटी साइड के 1,17,800 के। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट के साथ इक्वेशंस का बनाना, यानी हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट के साथ करने का ख़त्म होता है। अब हम अगले वाले वीडियो में आप देखेंगे कि हम इसके नेक्स्ट बाकी चैप्टर्स की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।